गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं सभी? जल्दी आ जाओ फटाफट लाइव। आवाज आ रही है? हाँ, कैम स्कैनर के नाम से। चलिए भैया, कल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था मैंने आपके संविधान और राज व्यवस्था के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है। कल का जो आपका डाउट, कोई भी डाउट हो आप बताओ। कल का क्लियर था ना? क्लियर। इसका मैंने आपको बताया था कि कल जो आपका इंट्रोडक्शन था पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर। इसका मैंने आपको बताया था कि जो आपका संविधान है उस पर जो आपका पूरी तरह से कंट्रोल होता है वो किसका होता है? गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का और प्रशासन का। क्लियर है सब? अब उसके आगे बात करते हैं। मैंने आपको टोटल बताया था, आपके टोटल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 395 हैं। 395 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन 22 पार्ट को अच्छे से समझाने के लिए भैया क्या बनाया था? 8 शेड्यूल्स, जो बढ़कर कितने हो गए? 12 शेड्यूल्स। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसके जो आपके नोट्स थे उनको कल भेज दिया था। आज उसी की थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज क्लियर कर दूं। कल मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, थोड़ा सा आपको वो समझाना था। तो एक बार 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं, फिर इसके टॉपिक पे आ जाएंगे। क्लियर है? इसको उठा के नोट पर कैसे आएगा? हाँ। देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शासन, जो संविधान का सबसे मेन पार्ट है वो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। जो संविधान में सबसे बड़ा डाटा रहता है वो आपको इस चार्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, शासन मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार, जो आपके सबसे ज्यादा आर्टिकल जिसमें यूज किए जाते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। मैंने आपको कल बताया था कि अगर भैया किसी ने अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ लिया, उसका किसका डाटा तैयार हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का
जो सबसे बड़ा पोस्ट है या हमारे कंट्री का सबसे पहला पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पावर्स दी गई हैं, वो कौन सा है? हमारा प्रेसिडेंट। मैं इन टॉपिक्स को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक चार्ट समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो एक उसको पाउस हो जाएगा, पाउस हो जाएगी। भाई आज थोड़ा असुविधा के लिए खेद है, वो थोड़ा सा आज इंद्रदेव प्रकट हो रहे हैं, बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है। लेकिन जो आपकी क्लास है उसको मैं बीच में नहीं रोकूंगा, मैं तो आपके अपने टाइम से लाइव आ गया था, लेकिन बारिश की वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए आज आपकी जो क्लास है वो आपका जो ऐप है उसमें जीएस पे जैसे ही जाओगे उसमें आपका कंटेंट में आपको आज की पूरी क्लास प्रॉपर मिल जाएगी। तो मैं आपकी जो क्लास है जो आपको पढ़ाना था वो आपको लगातार करा रहा हूं, और आपका कोई भी डाउट्स हो तो आपका जो चैट है वहां पर मैं शाम को आपको बोलूंगा कि आपका आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, वहां पर चैट में आकर आप मुझे अपना कोई भी डाउट है उससे आप पूछ सकते हो। क्लियर? अगर बीच में नेट आ जाता है तो आप लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। देखो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो कौन सा होता है? प्रेसिडेंट, आपका राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति हैं ये आपके कंट्री के सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़े पर्सन है। इनके ऊपर पूरे कंट्री का क्या है? भार बोझ है। ये कहते हैं साहब मैं अपना काम खुद से नहीं करूंगा, ये अपने डायरेक्शन में अपने काम को क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं। तो ये अपने काम को बेहतर करने के लिए अपने अंडर में क्या बनाते हैं?
क्या बनाते मेरे भैया? सेंट्रल काउंसिल, केंद्रीय मंत्री परिषद। मैं आपको दोनों वर्डों में डिफरेंस बताऊंगा। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट और सेंट्रल काउंसिल में क्या फर्क होता है। यानी जो प्रेसिडेंट है वो अपना काम सेल्फ से ना करके किससे कराता है? सेंट्रल काउंसिल से। भैया जो आपका नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका सेंट्रल काउंसिल है, जो आपके पीएम साहब हैं, वो पीएम साहब बिमल बाबू मैं 11 बजे से लाइव हूं, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वो टैब से चल रहा है। हाँ, जो आपकी क्लास है वो प्रॉपर चल रही है। मैं 11 बजे ही लाइव आ गया था। अच्छा अच्छा, एक बार पूछ लीजिए आराम से कि आवाज आ रही है, आवाज वगैरह आ रहा है? बिमल बाबू क्लास स्टार्ट हो गई? अरे यार ये तो 1 मिनट में दिखा रहा है, तो फिर वो क्लास ये वाली रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बच्चों से पहले डील कीजिए, दोबारा से कट करके लाइव कर दो। आप पूछे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाइयों? क्लास 2 हो गई सर, पॉलिटी क्लास सेकंड। कितने देर की डालूं? सवा घंटा डेढ़ घंटा? 1.25 घंटे डाल दो। आराम से शुरू कीजिएगा, हाँ। मैसेज भी अलग से डाल दीजिए। पहले कमेंट्स ले लीजिए सारे, उसके बाद आ जाओ भाई सभी जल्दी से लाइव फटाफट। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से जो क्लास थी उसको बीच में रोक दिया था। दोबारा फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाओ। क्या सभी लोगों को आवाज वगैरह आ रही है? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। नमस्ते विमल बाबू, आवाज आ रहा है? वेरी गुड। चलिए दोबारा जुड़ जाते हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से इंटरनेट का इश्यू हो रहा था जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। आगे स्टार्ट कर देते टॉपिक। चलिए, रुक रहा है आदित्य भाई, आपके फोन में कैसे दिक्कत आ रही है? कल भी आपका दिक्कत आ रहा था। किसी पर्टिकुलर बच्चे में होता है। क्या सभी बच्चों का वीडियो रुक रहा है या सिर्फ आदित्य भाई का ही रुक रहा है? चले कोई नहीं, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था अगर किसी वजह से वीडियो नहीं चल पा रही है या रुक रही है या और भी कोई दिक्कत आ रही है आपकी साइड से, तो उस वीडियो को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। थोड़ा सा आज बारिश की वजह से इंटरनेट इश्यू हो रहा है तो कोई नहीं, और आप अभी थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है उनको भी हमने बोल दिया है कि ये वीडियो क्वालिटी वगैरह है इसको थोड़ा सा अपडेट करिए। तो उन्होंने बोला शाम तक इसको पूरी तरह से जो आपका डाउट्स है उसको सॉल्व कर देंगे। तो आज आपकी क्लास कराते हैं और शाम तक देखते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है नहीं होता है। क्लियर? चल देखो दोबारा बताता हूं। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको बताया था
संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था हम सबको कंट्रोल करता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका पूरा कंट्री, आपके कंट्री के फर्स्ट पर्सन से लेके लास्ट पर्सन तक अगर कोई किसी रूल को फॉलो कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? तो मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कंट्रोल होता है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का और प्रशासन का। तो आपने कल समझा था शासन और प्रशासन, तो आपने देखा था शासन का संविधान में एक बहुत बड़ा रोल है। कोई भी आर्टिकल ऐड होना है या हटना है, ये पूरी पावर किसके हाथ में है? आपकी गवर्नेंस के हाथ में। अगर कोई आर्टिकल हटा दिया गया है, उसको आम पब्लिक से पूरी तरह से खत्म करने में कौन काम करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। या कोई आर्टिकल जोड़ दिया गया है तो उसको हर एक पर्सन तक इंप्लीमेंट कराने में कौन काम करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जैसे अभी आपका लेटेस्ट का एग्जांपल आपको बताया जाए, आर्टिकल 370 और 35A को आपने सुना होगा, J&K से क्या कर दिया गया साहब? समाप्त कर दिया गया। तो आपने देखा होगा वहां पर CRPF, आर्मी, ITBP और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा और भी हमारे गवर्नमेंट के कमीशंस वहां पर काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि जो आपका प्रशासन है, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सही तरीके से वहां पर क्या हो जाए साहब? लागू हो जाए। तो यहां पर मेन रोल किसका है? आपके गवर्नेंस का, शासन। शासन यानी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारे कंट्री का जो गवर्नेंस है वो कितने पार्टों में डिवाइड है? वो 2 पार्टों में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा मेरे भैया किसमें साहब? स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया था अगर हम बेहतर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ लेते हैं, उसी के साथ हमारा क्या तैयार हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। देखिए भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो कौन सा है? प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना कोई भी काम सेल्फ से ना करके किससे कराता है? सेंट्रल काउंसिल से। सेंट्रल काउंसिल के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किसका होता है? यानी प्रेसिडेंट अपना पूरा काम किससे कराता है? सेंट्रल काउंसिल से। लेकिन जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपना काम डायरेक्ट काउंसिल को नहीं देते हैं, वो अपना काम किसको देते हैं? पीएम को। इसलिए मेरे भाई पीएम का अपॉइंटमेंट, जो पीएम की नियुक्ति है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस बेस पर पीएम का अपॉइंटमेंट करता है? राष्ट्रपति पीएम को किस बेस पर बनाएगा? कि यानी राष्ट्रपति ने पीएम बना दिया कि ये हमारा पीएम है, और पीएम बनने के बाद में पीएम अपनी तरफ से क्या तैयार करता है? सेंट्रल काउंसिल तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है। तो जो पीएम है उसको किस बेस पर बनाता है? बेस्ड ऑन लोअर हाउस मेजॉरिटी। लोकसभा के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति किसको बनाता है? पीएम को बनाता है। भैया लोअर हाउस की मेजॉरिटी आप समझ रहे हो? यानी जो आपके एमपी होते हैं जिनको आप डायरेक्ट वोट देते हो, वो आपके कहां पर जाते हैं? लोकसभा में। करंट में आपके यहां पर जो टोटल लोकसभा के मेंबर हैं वो कितने हैं? 545, 545। लेकिन उसमें जो डायरेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 543। 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जो कैसे चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उनका कोई चुनाव नहीं होता है,
इन एंग्लो इंडियन का क्या डिटेल रहता है, क्यों बनाए जाते हैं, आगे बताएंगे। लेकिन यहां पर आप समझ गए होंगे कि जो आपका पीएम है वो किसके बेस पर बनाया जाता है, लोकसभा के बहुमत के आधार पर। यानी जितने लोअर हाउस के मेंबर हैं उसका कितना 50% प्लस 1। जितने लोअर हाउस में मेंबर होते हैं अगर टोटल का 50% प्लस 1 अगर किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं, उसी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसके कहने पर उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। क्लियर है? अब भैया यहां पर सिंपल एक बात समझना, अभी आपने देखा होगा जो आपका एमपी है वहां पर गवर्नमेंट चल रही थी किसकी साथ, कांग्रेस की। लेकिन जो वहां के एमएलए थे उन्होंने अपना क्या कर दिया, दल बदल कर दिया। जो कांग्रेस के एमएलए थे वो कहां पर पहुंच गए, बीजेपी में पहुंच गए। जो एमपी और एमएलए होते हैं उनके पास में पावर होती है, वो किसी भी टाइम अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस बेस पर चेंज कर सकते हैं। अगर जो आपका एमएलए हैं वो किसके साथ चले गए, दूसरी पार्टी के साथ चले गए, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोअर हाउस के मेंबर हैं ये भी तो अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं, या इसको जो मेजॉरिटी दी है उस मेजॉरिटी को क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। अगर किसी भी समय इन मेंबर ने मेजॉरिटी वापस कर ली, मेजॉरिटी खत्म होते ही क्या खत्म हो जाएगा, पीएम का पोस्ट। पीएम के खत्म होते ही क्या खत्म हो जाएगा, सेंट्रल काउंसिल। इसलिए आपने सुना होगा कि ये जो लोअर हाउस है ये कैसा होता है, टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, जो कभी भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। समझ गए होगे ना बेसिक बात। आपने सुना होगा कि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसके मेंबर हैं वो किसी भी समय क्या कर सकते हैं, अपना जो मेजॉरिटी है उसे क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। अब मेरे भाई एक सिंपल बात सोचो कि राष्ट्रपति जी ने अपना पूरा काम किससे करवाया, पीएम साहब से कराया। पीएम साहब ने क्या बनाया, सेंट्रल काउंसिल बनाया। सेंट्रल काउंसिल कहां से आई, लोकसभा से आई। अब लोअर हाउस हो गया भंग, डिसॉल्व हो गया। लोअर हाउस डिसॉल्व, पीएम डिसॉल्व, सेंट्रल काउंसिल खत्म। पूरी पावर किसके हाथ में आ गई साहब, राष्ट्रपति के हाथ में। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनके हाथ में तो कोई पावर है ही नहीं है। पावर यानी पावर बहुत है, लेकिन ये कहते हैं मैं तो अपना काम कोई भी सेल्फ से नहीं करूंगा। तो ये अपने काम को बेहतर करने के लिए क्या कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए ये अपने पास क्या रखते हैं, क्या रखते हैं साहब, अपर हाउस। अगर किसी भी समय लोअर हाउस खत्म हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति कंट्री को किसकी हेल्प से चलाता है, अपर हाउस की मदद से। इसके मेंबर पूरी तरह से कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं। हम लोग वोट नहीं देते हैं, हमने जिनको वोट दिया है वो इनको वोट देते हैं, यानी इनडायरेक्ट में। और ये जो आपका अपर हाउस है ये कभी भी आपका डिसॉल्व नहीं हो सकता। आपसे अगर कोई पेपर में नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि ये जो आपका अपर हाउस है ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, अगर भैया ये भी डिसॉल्व हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया, तो कंट्री को कैसे चलाया जाएगा। तो कंट्री को चलाने की पहली वरीयता किसकी है भैया, आपके लोअर हाउस की। इसलिए आपने सुना होगा कि लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाउस। यानी पहली वरीयता किसको दी जा रही है, लोअर हाउस को। जब लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है,
जब लोअर हाउस डिसॉल्व होता है तो लोअर हाउस के बाद क्या आता है आपका अपर हाउस। इसलिए अपर हाउस को क्या कहते हैं आपका मेरे भैया सेकेंडरी हाउस। क्या कहते हैं भैया आपका सेकेंडरी हाउस, उच्च सदन राज्यसभा। इसके मेंबर कैसे आते हैं डायरेक्ट, इसके कैसे आते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर। देखो भाई बेसिक बात आपको बता दिया कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी पूरी पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट अपना कोई काम खुद से ना करके किससे करता है, सेंट्रल काउंसिल से करता है। सेंट्रल काउंसिल का जो मेन व्यक्ति है सेंट्रल काउंसिल को कौन बनाता है, पीएम बनाता है। पीएम किस बेस पर बनता है, लोअर हाउस की मेजोरिटी के आधार पर। अगर कभी भी लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाए तो उस कंडीशन में कौन आता है मेरे भैया, अपर हाउस। इनका डिटेल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या है, सेंट्रल काउंसिल क्या होता है, पीएम क्या है, लोअर हाउस क्या है, अपर हाउस क्या है। लेकिन इसको अभी इस चार्ट को बताने का मेरा मतलब क्या है, अगर जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है ऐसे ही कहां पर होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में। देखिए जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है उसी तरीके से स्टेट में कौन होता है, गवर्नर। कौन होता है भैया आपका, राज्यपाल होता है। जैसे आपके सेंट्रल का जो सबसे फर्स्ट पर्सन है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही हमारे स्टेट का जो सबसे फर्स्ट पर्सन होता है वो भैया कौन होता है, गवर्नर। सबसे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, गवर्नर होता है। जैसे प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट का कोई काम नहीं करता है वैसे ही मेरे भाई जो आपका गवर्नर है वो भी स्टेट में अपनी पोस्ट का कोई भी काम नहीं करता है। वो कहता है कि जब हमारे बड़े भैया प्रेसिडेंट साहब काम नहीं कर रहे हैं तो मैं काम क्यों करूं। तो अब आपने देखा होगा जो इनके गवर्नर साहब के बड़े भाई थे प्रेसिडेंट साहब, वो अपना काम किससे कर रहे थे, सेंट्रल काउंसिल से। तो ये किससे करेंगे, ये किससे करेंगे साहब, स्टेट काउंसिल, राज्य मंत्री परिषद से। यानी जैसे इधर होता है सेंट्रल काउंसिल, इधर क्या होता है, स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल का जो मेन व्यक्ति होता है वो कौन होता है, स्टेट काउंसिल पर कंट्रोल करने वाला, सीएम। कौन होता है, सीएम होता है। और सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और सीएम को किस बेस पर बनाया जाएगा, बेस्ड ऑन स्टेट लोअर हाउस मेजॉरिटी। पीएम को किस बेस पर बनाया गया था, बेस्ड ऑन लोअर हाउस मेजॉरिटी। जैसे सेंट्रल में लोअर हाउस होता है ऐसे ही स्टेट का भी अपना क्या होता है, लोअर हाउस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा, असेंबली, जिसके मेंबर क्या होते हैं, एमएलए। जो विधायक बोलते हैं वो विधायक हमारे कहां पर बैठते हैं साहब, विधानसभा में। तो जो सीएम है वो किसके बेस पर बनाया जाएगा, किसके बेस पर बनाए जाएंगे भैया, जो आपके सीएम साहब हैं वो विधानसभा की मेजॉरिटी के आधार पर। देखो भैया गवर्नर अपना कोई काम खुद से नहीं कर रहा है, किससे कर रहा है, स्टेट काउंसिल से। स्टेट काउंसिल का हेड कौन होता है, सीएम होता है। सीएम किसके बेस पर बनाया जाता है, बेस्ड ऑन लोअर हाउस मेजॉरिटी, विधानसभा के बहुमत के आधार पर। अलग अलग स्टेट में एमएलए की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। यूपी की अलग है, दिल्ली की अलग है, दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा में कुछ और है, एमपी में कुछ और है। जितनी जिस स्टेट की एमएलए होते हैं, जितनी विधानसभा की संख्या होती है
उनका टोटल का 50% +1 जिसके साथ मिला होता है उसी पार्टी के व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, आपका सीएम बना दिया जाता है। कोई डाउट नहीं भैया। अब भैया एक सिंपल बात आप समझिए, जैसे अभी आपने एमपी को देखा कि ये जो कांग्रेस के एमएलए थे वो किधर चले गए, कांग्रेस में चले गए। अब एक बार ये सोचो कि ये वाले जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में ना जाकर अपना एक अकेले इंडिविजुअल पार्टी बना लेते। अब ना तो मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है, अब ना मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, और जिन्होंने एक अकेली नई पार्टी बनाई है ना उनके पास है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया? अब आपने देखा होगा कि ये जो आपका सेंट्रल है वहां पे तो आपका क्या बना हुआ है, अपर हाउस बना हुआ है। स्टेट में क्या होगा, तो आप कहोगे भैया स्टेट में भी तो अपर हाउस होता है। तो मेरे भैया ये बताओ, जितने स्टेट हैं क्या उतने स्टेट में ही अपर हाउस है क्या? जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, स्टेट काउंसिल, वो तो आपके कुछ कम ही राज्यों में है। कुलदीप भाई बता रहे हैं 5 स्टेट में है। गलत आंसर है भाई, अभी तक 7 स्टेट में था, जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया है। करंट में जो आपका विधान परिषद है वो कितने राज्यों में भैया? आपके 6 राज्यों में। क्लियर है? तो भैया आप ये बताओ, 6 राज्यों में तो ऑप्शन है कि अगर कभी भी लोअर हाउस डिसॉल्व हो रहा है वहां पर क्या आ सकता है, अपर हाउस। अब जिन स्टेट में अपर हाउस नहीं है वहां पर क्या होगा? अगर मेरे भाई फिर राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है तो ये जो बचे हुए 6 स्टेट हैं यहीं पर क्यों बनाया? हर एक स्टेट के लिए इक्वल करना चाहिए था ना। यही तो समझने वाली बात है थोड़ी सी, यही मैं आपको अच्छे से बताऊंगा सभी में क्यों नहीं है और जिनमें है वहां क्यों है। विधान परिषद को बहुत छोटा सा टॉपिक मान लिया जाता है, लेकिन भैया आप देखना स्टेट से रिलेटेड अगर राज्य में, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबसे बड़ा है ही है, अगर किसी भी एग्जाम में स्टेट से कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें एक सवाल आपके कहां से मिल जाएगा, स्टेट काउंसिल से। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में किस स्टेट में विधान परिषद बनने वाली है, कहां पर खत्म हुई है, तो ये पूरा आपके डिटेल बताऊंगा। तो लेकिन यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका गवर्नर है वो अपना काम खुद से नहीं करता, किससे कराता है, स्टेट काउंसिल से। स्टेट काउंसिल का जो मेन व्यक्ति है वो कौन है, आपका सीएम है। सीएम किसकी मेजोरिटी पर, लोअर हाउस की मेजोरिटी पर। अगर किसी भी समय कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो भैया वहां पर क्या आ जाता है, विधान परिषद क्या हो जाता है भैया आपका साहब, अपर हाउस। अब भैया आप कहोगे कि जहां पर नहीं है तो वहां पर, अब जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा लाइन में आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई स्टेट छोटा है, छोटे का मतलब है जहां पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर एमएलए की सीट कम है। क्योंकि आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा कि जो आपका विधान परिषद है उसमें जो टोटल मेंबर होते हैं भैया वो उतने होते हैं जिस स्टेट में जितने एमएलए होते हैं उसका 1/3। अधिकतम कितने हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के एमएलए की संख्या का 1/3 मैक्सिमम,
और भैया मिनिमम कितने चाहिए? किसी भी स्टेट में विधान परिषद को बनाने के लिए वहां पर कितने एमएलए चाहिए भैया, कितने मेंबर चाहिए? 40। अगर किसी भी स्टेट में विधान परिषद की संख्या 40 है, तो भैया मैं अगर आपसे पूछूं उस स्टेट में एमएलए कितने होंगे, तो आप कहोगे एक सेकंड रुकिएगा। अरे यार, सॉरी। अगर किसी भी स्टेट में असेंबली काउंसिल में जो मेंबर हैं वो कितने हैं? 40 हैं। तो वहां पर एमएलए कितने हो सकते हैं? आपने आंसर दे दिया कितना? 120 एमएलए। लाइन कुछ क्लियर हुई? समझ होगे। अब भैया तुम ये सोचो, क्या भारत के जितने भी स्टेट हैं या जो यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी स्टेट में जो एमएलए की संख्या है, भैया कह रहे हैं तेलंगाना में 119 हैं, फिर भी वहां पर विधान परिषद है, क्यों? बिल्कुल भैया, वेरी गुड आंसर। आपने सुना होगा कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर जो आपका गवर्नर है वो विधानसभा में एक एक्स्ट्रा मेंबर को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। 119 वहां पर एमएलए हैं और एक वहां पर क्या है? एक्स्ट्रा है। तो कुल्ली भाई कितने हो गए? 120। इसलिए तेलंगाना में क्या बना रखी है? विधान परिषद बना रखी है। क्लियर बात हो गया? देखिए, अब आपको यहां पर दिखाई दे गया होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर एमएलए की संख्या 120 से क्या है? कम है। इसलिए वहां पर क्या नहीं बनाई जा सकती है? विधान परिषद बनाई नहीं जा सकती है। अब आप कहोगे भैया क्या जितने भी ऐसे स्टेट हैं जहां पर 120 से ज्यादा एमएलए हैं, क्या उन सभी स्टेट में विधान परिषद है? नहीं। सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है। अगर कोई स्टेट इस कंडीशन को फॉलो कर लेता है, उसके बाद में जो डिपेंड किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड किया जाता है? एमएलए के ऊपर डिपेंड किया जाता है। अगर एमएलए चाहते हैं कि भैया अगर यहां पर विधान परिषद बने, तो वहां पर विधान परिषद बनाया जा सकता है, और एमएलए चाहें कि यहां पर विधान परिषद ना हो, तो वहां से विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी भी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, तो उस समय अपर हाउस की पूरी पावर किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। आपने सुना होगा, आपके यहां पर 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, 352, 356, 360। राष्ट्र केंद्र आपात या राज्य आपात, वित्त आपात। तो जो आपकी स्टेट की पूरी पावर है उस पर साइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन पूरी पावर किसमें होती है? आपके गवर्नर में। क्लियर साहब? देखिए, आज मेरे भाइयों थोड़ा सा नेट बहुत दिक्कत कर रहा है बारिश की वजह से। आज आपकी जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड ही देखनी पड़ेगी, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे शाम को चैट पर पूछ लेना, मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड कर देता हूँ। बहुत दिक्कत कर रहा है नेट, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्लियर? अब देखिए,
आपने यहां पर देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? प्रेसिडेंट। भैया आपने सुना प्रेसिडेंट आपके कंट्री का फर्स्ट पर्सन होता है। क्लियर? आपसे पूछा जाए स्टेट का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? गवर्नर होता है। यानी जितनी पावर प्रेसिडेंट में है उतनी पावर स्टेट में किस में है? गवर्नर में है। जिस तरीके से सेंट्रल काउंसिल होता है सेम क्या होता है? स्टेट काउंसिल होता है। पीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएम की कौन करेगा? गवर्नर करेगा। किसके उस पर? लोअर हाउस के आधार पर। यहां पर स्टेट के लोअर हाउस के आधार पर। अगर किसी भी समय लोअर हाउस डिसॉल्व होता है वहां पर क्या आता है? अपर हाउस। सेम यहां पर क्या आता है? अब देखिए साहब, जो लोअर हाउस के मेंबर हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, ये कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्ट। यहां के भी कैसे आते हैं? डायरेक्ट। ये वाले मेंबर कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट। ये वाले भी कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट। जो लोअर हाउस का मेंबर है उसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम 5 ईयर, अधिकतम 5 साल। यहां का भी कितना होता है? अधिकतम 5 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो एज होती है वो कितनी होती है? 25 साल। यहां की कितनी होती है? 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 30 साल। और राज्यसभा का जो मेंबर है वो कितने दिन के लिए आता है? 6 साल के लिए। यहां का मेंबर कितने दिन के लिए आता है? 6 साल के लिए। और कितनी एज चाहिए? 30 साल। क्लियर? राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है? 5 साल। राज्यपाल का कितना होता है? 5 साल। अगर लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाए तो किसी भी समय क्या खत्म हो सकता है? सेंट्रल काउंसिल। लोअर हाउस इधर खत्म, क्या खत्म हो जाएगा? स्टेट काउंसिल। यानी जैसा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है सेम क्या होता है आपका? स्टेट गवर्नमेंट। यानी जैसा आपका केंद्र सरकार वैसा ही आपका क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैं आपको और बताता हूं। अभी मैंने थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। अब देखिए इधर आपका होता है सुप्रीम कोर्ट, इधर क्या होता है? हाई कोर्ट। इधर आपका होता है एजीआई। इधर आपका क्या होता है? एजीएस। देखिए सेंट्रल में होता है एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं, इसके जितने भी न्यायाधीश हैं, उन सबका जो शपथ है, ओथ्स है, और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उन सब की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? स्टेट का गवर्नर। एजीआई भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर में से पूछ लिया जाता है। एजीआई का आपने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया जाता है ये जो आपका एजीआई होता है
ये प्रेसिडेंट साहब कोई भी अपना नया रूल या कोई आर्टिकल जोड़ते हैं या हटाते हैं, उसमें सबसे पहले एडवाइस किससे लेते हैं? एजीआई से लेते हैं। इसलिए ये जो आपका एजीआई होता है, ये आपके कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, भारत का पहला विधि अधिकारी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को। क्लियर हो रहा है बात को साहब? एजीआई किस व्यक्ति को बनाया जाता है? भैया एजीआई उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने की योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती हैं, ये आपको आगे बताएंगे साहब। क्लियर है? लेकिन एजीआई को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। भैया जैसे आपके एजीआई होते हैं, सेम आपके क्या होते हैं स्टेट में? एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यानी जितनी पावर एजीआई में होती है, उतनी पावर स्टेट में किस में होती है? एजीएस में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में। किस में होती है भैया? एजीएस किस पर्सन को बनाया जाएगा? एजीएस उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसमें हाई कोर्ट का जस्टिस बनने की क्या होती है? क्वालिफिकेशन होती है। कौन ओथ कराता है? गवर्नर ओथ कराता है। क्लियर? एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भैया आपने देखा होगा कि सेंट्रल में कोई भी बड़ा पोस्ट है जो फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज कर रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कौन काम कर रहा है? एनएचआरसी। सेम ऐसे ही स्टेट में अगर कोई भी पोस्ट गड़बड़ कर रही है तो उस पर एक्शन लेने के लिए कौन काम कर रहा है? एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्लियर है? यानी जैसा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक वैसा ही आपका क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी से आपका क्या तैयार करा दूंगा? स्टेट गवर्नमेंट तैयार करा दूंगा। ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा स्टेट की जो पोस्ट हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बताने का ये मोटिव है कि जो आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो उसमें आपके मन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भैया ने जो हमको पढ़ाया है वो तो अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाया है। भाई जिस दिन आपको मैं पार्ट 5 यानी संघ, यूनियन यानी केंद्र सरकार पढ़ा दूंगा, उसी दिन आपका क्या तैयार हो जाएगा? पार्ट 6 यानी आपका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। क्लियर? ये यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपके पॉलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे चलते हैं यहां पर बिल्कुल टॉपिक से। क्लियर? आगे देखिए। सिंपल बात आप समझ लीजिए भैया, लास्ट में आपको बता दूं, अभी तक हमने टोटल क्या समझा है कि हमारे आर्टिकल कितने 395, इनको कितने पार्टों में डिवाइड कर रखा है? 22 पार्ट्स में। इन 22 पार्ट को समझाने के लिए यहां पर क्या बनाया है? 8 शेड्यूल, जो बढ़कर कितने हो गए? 12 शेड्यूल। लाइन क्लियर हो रही है? तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि जो इन्हीं को मिलाकर ये सब कुछ, यही हमारा क्या है? संविधान है।
तो इस पूरे संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका क्या तैयार होना चाहिए? आपका शेड्यूल, यानी आपकी अनुसूची। अनुसूची से आपको थोड़ा सा आपके माइंड में फिल्म तैयार हो जाएगी। विमल भाई थोड़ा सा नेट गड़बड़ कर रहा है, तो आज आपको जो क्लास है वो थोड़ी सी रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। मैं आपकी क्लास पूरी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नेट गड़बड़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के लिए थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। क्लियर? तो आपके टोटल कितने आर्टिकल? आर्टिकल 395 को समझाने के लिए कितने पार्ट बना दिए? 22 पार्ट्स बना दिए। इन 22 पार्ट्स को समझाने के लिए यहां पर क्या बनाया है? 8 शेड्यूल्स, जो बढ़कर कितने हो गए? 12 अनुसूची। कितनी? 12 अनुसूची। समझ गए मेरी बात को भैया? तो सबसे पहले जो आपके संविधान को थोड़ा सा आपको समझना है, तो आपकी पहले क्या क्लियर होनी चाहिए? शेड्यूल। शेड्यूल से आपका क्या तैयार हो जाएगा? पार्ट। और पार्ट से क्या तैयार हो जाएगा? आर्टिकल 395। अब आप कहोगे भैया शेड्यूल तो हम सब ने पढ़ रखे हैं, लेकिन भैया शेड्यूल डायरेक्ट आपको यूं ही टिप याद नहीं करनी है कि सीधे आपको शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उनसे रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम देखना जहां पर पॉलिटी पूछी जा रही है, उन सब एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 सवाल आपके सिर्फ इन 12 शेड्यूल से पूछ लिया जाता है। देखो शेड्यूल मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, देखिए कल आपके लिए पूरी तरह से नोट्स तैयार कर दिए थे। आपकी यहाँ पर अनुसूची के बारे में बताया है। जैसे आप देखिए सबसे फर्स्ट शेड्यूल, इसमें क्या बताया है भैया? जैसे एक इसमें भारतीय संघ की 28 राज्य और ये थोड़ा सा 7 है, अभी कितने हैं आपके पास? 6 हैं, उल्लेख किया गया। तो देखो यहां पर एक नाम आया संघ। इस संघ का क्या मतलब है? जो यूनियन है, इस यूनियन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? अच्छा लाइव नहीं चल रहा है। देखो यहां पर फर्स्ट शेड्यूल में एक निकल के आया कि इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी? 6 यूनियन टेरिटरी। देखिए एक सेकंड, भैया यूनियन बराबर क्या है? अट्ठाईस राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। भैया कहीं पर भी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका? यूनियन। क्या बनता है आपका? यूनियन, संघ। इसी को हम क्या कहते हैं आपका? इंडिया। यानी कोई आपसे नॉर्मली ये पूछे इंडिया इंडिया है, प्रूफ करो। भारत भारत है, प्रूफ करो। तो आप कहो, क्या कहोगे भैया? आप शेड्यूल फर्स्ट को पढ़ लीजिए, जहां पर क्या बताया है? 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है आपका? संघ या यूनियन। यही हमारा कहां पर बताया गया है? आपके पहली
अनुसूची। अब मेरे भैया यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, एक सेकंड भैया, देख रहे कितने मिनट की हो गई? हाँ, अब मेरा भैया यहाँ पर आपसे कहने का मतलब ये है कि जब आपके यहाँ पर स्टेट हैं तो आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई, और अगर यूनियन टेरिटरी हैं तो फिर स्टेट क्यों बनाए? अगर आपके इंडिया में स्टेट हैं तो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए, और यूनियन टेरिटरी हैं तो स्टेट क्यों बनाई? बताइए। चलिए कोई नहीं, आज थोड़ा सा यार भाई नेट की वजह से दिक्कत हो रहा है, आज के लिए असुविधा के लिए बुरी खेद मानेंगे। भैया यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका सबसे पहला शेड्यूल है इसमें क्या बताया है, संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट। अब संघ और राज्य का मतलब क्या है? जैसे एक वर्ड आया यूनियन, यूनियन यानी संघ, कितने स्टेट? 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज, इन सब को एक जगह मिला दिया जाए तो क्या बनता है? संघ। और इस संघ को मिलाकर क्या बना, संघ को ही हम क्या बोलते हैं साहब? भारत या इंडिया। तो ये तो आपका बेसिक पॉइंट था। जो यहां पर मेन पॉइंट ये है कि स्टेट क्या है और यूनियन टेरिटरी क्या है। अब आप कहोगे भैया जिनमें स्टेट बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो स्टेट बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है? आप कहोगे भैया जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो, तो मेरे भाई दिल्ली में जनसंख्या कौन सी कम है? अगर किसी में जनसंख्या कम है तो जो नियरेस्ट स्टेट है उसके साथ मिला दो। अब दिल्ली के पास में तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के चारों डिवाइड कर दो और काय को यूनियन टेरिटरी बना रखा है। तो आप कहोगे कि भैया राजधानी है इसलिए बना रखा है। तो मेरे भैया जो आपका चंडीगढ़ है उसे क्यों बना रखा है? चंडीगढ़ के तो बिल्कुल पास में, उसको क्यों? तो आप कहोगे कि भैया वो 2 स्टेट की कैपिटल है इसलिए बना रखा है। भैया जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, जैसे अभी आप देखोगे लद्दाख था, उसको अलग करके बना दिया, उसको जम्मू कश्मीर से क्या दिक्कत हो रही थी? गोवा है, पहले आपका यूनियन टेरिटरी था, अभी उसको क्या बना दिया? स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अभी उसे क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये आपको थोड़े से बेसिक पॉइंट आपको जरूरी समझने हैं कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी से स्टेट किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं। आप जैसे देखोगे अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, दमन और दीप, इनकी एक अलग क्वालिटी है, और जो आपका दिल्ली है इसकी एक अपनी अलग क्वालिटी है, चंडीगढ़ है इसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उनकी एक अपनी अलग क्वालिटी है। तो इन सब की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कल की क्लास में। आज थोड़ा सा नेट गड़बड़ कर रहा था जिस वजह से दिक्कत हो रही थी, कल इसको देख लिया जाएगा पूरा। तो मैं कल इसको, आज थोड़ा कम जुड़ पा रहे हैं
तो मैं कल आपको इसका पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन आपका पूरा मैंने खत्म कर दिया है। कल से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। शेड्यूल खत्म करूंगा और शेड्यूल के तुरंत बाद स्टार्ट करूंगा आपका पार्ट। क्लियर? और आज आपके लिए एक अच्छा वाला अनाउंसमेंट होगा जिसको आपको बता दिया जाएगा। एक नई वीडियो आपको फेसबुक वगैरह मिल जाएगी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। आपके लिए एक अनाउंसमेंट होने वाला है जो थोड़ी देर में आपका हो जाएगा। क्लियर? आज आपको इतना ही कराते हैं, कल आपको कराते हैं। चलिए आज के लिए थोड़ा कम कराया, इसके लिए सॉरी बोलेंगे। थैंक यू।